दोस्तों आज फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एक्सलेंट कोचिंग लोहरखा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है दहन और ज्वाला। पढ़ेंगे नहीं, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। जितना भी क्वेश्चन आंसर दिया गया है इसमें उस सबको मैं इसमें कंप्लीट कराऊंगा। तो देख सकते हैं मैंने आपके लिए क्वेश्चन आंसर तैयार करके रखा है। ये पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन का लिस्ट देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। दहन की परिस्थितियों की सूची यानी दहन किन किन परिस्थितियों में हो सकता है, यानी कि वस्तु का जलना ही दहन कहलाता है, आपको पता ही होगा। तो मैंने इसका आंसर लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि दहन की परिस्थितियाँ है ना। दहन की निम्नलिखित 3 परिस्थितियाँ हैं। दहन की परिस्थिति कुल 3 है, यानी किन किन स्थितियों में दहन हो सकता है। तो उसके लिए 3 शर्त है। पहला, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति। तीसरा, ज्वलन ताप की प्राप्ति। दहनशील पदार्थ यानी ईंधन की प्राप्ति, है ना, ईंधन की प्राप्ति। आप देख सकते हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं उसमें खाली स्थान भरना है। आप देख सकते हैं उसमें खाली जगह को पूरा करना था। 1 मिनट, मैं उस क्वेश्चन को की ओर चलता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कहा गया है कि कोयला लकड़ी और कोयला जलाने से वायु का होता है क्या, वायु का क्या होता है। तो आपको पता होगा कि वायु का प्रदूषण होता है। लकड़ी और कोयला जलाने से वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो आप इसमें प्रदूषण भर सकते हैं। उसके बाद घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन है। तो द्रव ईंधन जो लिक्विड ईंधन है वो कौन सा है, तो वो एलपीजी सिलेंडर है। इसमें लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसमें एलपीजी। ठीक है, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके डॉट तक गर्म करना आवश्यक है। या ये ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है, क्योंकि ज्वलन ताप तक जब तक नहीं जाएगा तब तक कोई चीज़ जल नहीं पाएगा। यानी गांव में भरा जाएगा ज्वलन ताप। ठीक है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को डॉटर द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अब बताइए, तेल द्वारा जो उत्पन्न आग है उसको किसके द्वारा नहीं नियंत्रित किया जा सकता है, तो उसको पानी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। क्योंकि पानी क्या है कि पानी हल्का है तेल से, नहीं, तेल हल्का है पानी से। तेल क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा, फिर तेल जलते रह जाएगा। इसलिए हम लोग तेल को पानी द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते, तेल से लगी आग को। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है। अब तीसरे क्वेश्चन से लेकर के 11 तक जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ और सिर्फ नोटबुक से समझाना पड़ेगा। कहा गया है, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। हाँ, आपने देखा ही होगा कि आजकल सीएनजी का प्रयोग ज़्यादातर गाड़ियों में हो रही है। अब उन गाड़ियों में सीएनजी के उपयोग से प्रदूषण किस तरह नियंत्रित हुई है उसको बताना है। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिखा है, जहाँ पेट्रोल और 1 मिनट, जहाँ पेट्रोल और डीजल के दहन से वायु में खतरनाक, 1 मिनट, जहाँ पेट्रोल और डीजल के दहन से वायु में खतरनाक प्रदूषक मुक्त होती है, वहीं सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी के दहन से बहुत ही कम प्रदूषण होता है। अतः यदि हम मोटर वाहनों में सीएनजी का उपयोग करते हैं तो शहरों में प्रदूषण कम होगा और कम हुआ भी है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि लकड़ी और एलपीजी में अंतर लिखना है। ठीक है, एलपीजी जो होता है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, और लकड़ी जो है सो लकड़ी क्या है, वो तो प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन ही है लकड़ी एक तरह से। लेकिन अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, दोनों तो जीवाश्म ईंधन ही है। देखिए एलपीजी का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, मतलब कम ही टेम्परेचर पे जल जाता है, लेकिन लकड़ी का ज्वलन ताप ज़्यादा होता है। एलपीजी के दहन से कम प्रदूषण फैलता है, लेकिन देखा होगा कि आपने खाना बनाते समय ज़्यादातर धुआं निकलते रहता है लकड़ी के बनाने से, और एलपीजी से तो बिल्कुल धुआं रहित होता है। लकड़ी के दहन से अधिक प्रदूषण फैलता है। इसका औष्मीय मान अधिक होता है, लेकिन इसका औष्मीय मान उतना ज़्यादा नहीं होता है। चौथा है कि इसका भंडारण एवं परिवहन आसान है। किस चीज़ का, एलपीजी का, लेकिन इसका भंडारण और परिवहन क्या है, कठिन है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे पांचवा क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन में लिखा गया है
कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका उत्तर है विद्युत उपकरणों में लगने वाली आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जल विद्युत का चालन कर सकता है ना, विद्युत का चालन कर सकता है, गुड कंडक्टर होता है और इसलिए विद्युत का चालन कर सकता है और व्यक्ति को विद्युत के झटके लग सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन इसी में ख है, कारण बताना था। ठीक है, 5 नंबर में 3 क्वेश्चन है, कारण बताना है आपको। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, बताइए ऐसा क्यों। तो आपको पता ही होगा कि एलपीजी दहन से धुआं उत्पन्न नहीं होता है, जबकि लकड़ी दहन से धुआं छोड़ता है, धुआं उत्पन्न होता है। लकड़ी की तुलना में एलपीजी का ऊष्मीय मान भी अधिक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है कि कागज़ स्वयं सरलता से आग पकड़ सकता है, लेकिन एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर जब उसी कागज़ को लपेट दिया जाता है तो आग नहीं पकड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी ईंधन पदार्थ में आग तब जलता पकड़ता है जब उसका तापमान ज्वलन ताप के क्रम पर पहुँच जाएगा, है ना, जिसके कारण यह आसानी से आग पकड़ लेता है। परंतु एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज़ को मिली ऊष्मीय एल्युमिनियम अवशोषित कर लेता है, यानी कि उसमें जो ऊष्मा मिलता है कागज़ को, उसको एल्युमिनियम अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार कागज़ का तापमान उसके ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ पाता है। ठीक है, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं इस तरह। 5 नंबर के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप यहीं से लिख सकते हैं। लिखा गया है कि मोमबत्ती के ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। आपके बुक में पीछे लिखा हुआ होगा मोमबत्ती के ज्वाला के क्षेत्र, आप वहां से देख के इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, मोमबत्ती के ज्वाला में 3 क्षेत्र होता है। सबसे बाहरी क्षेत्र, मैं यहाँ पर इस चीज़ को तो नहीं बता पाया हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को कोशिश करता हूँ कि इसको गूगल से सर्च करके मैं बताऊँ। ठीक है, मिनट। एकदम सिंपल है, चित्र बनाना है आपको इस चीज़ का, है ना, यहाँ पर दिया होगा। हाँ, आप देख सकते हैं, इसी तरह का चित्र आपके बुक में भी होगा और इसको वहाँ पर नोट करना है जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे बाहर भाग जो होता है वो गर्म भाग होता है, बीच वाला भाग जो द्रवीभूत होता है और सबसे शुरू वाला भाग होता है ना। बीच वाला भाग पीला पीला कलर का होता है, सबसे बाहर वाला भाग थोड़ा नीले कलर में जलता है और सबसे ज़्यादा ताप बाहर वाले भाग में ही होता है। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ से, ठीक है, इसका उत्तर आप बुक से लिख सकते थे, हालांकि मुझे भी पता था कि बुक में है इसका उत्तर। खैर, इसका सिर्फ फिगर बनाना है और मार्किंग करना है। चलिए, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके लिए मात्रक है किलो जूल प्रति केजी। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि CO2 समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि CO2 O2 से भारी होता है। ठीक है, CO2 O2 से भारी होता है, जिसके कारण CO2 गैस आग को कंबल की तरह ढक लेती है। इससे ईंधन पदार्थ और वायु की ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाता है। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है। आपने देखा भी होगा, जबकि सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाता है। उम्मीद करते हैं कि पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि CO2 क्या होता है, भारी होता है, O2 हल्का होता है, भारी चीज़ नीचे दब जाएगा, कनेक्शन कटेगा, एक तरह से समझिए कि आग बुझ जाएगा, और इस तरह आप लिख सकते हैं इसका उत्तर। फिर है 9 नंबर, हरी पत्तियों को जलाना कठिन होता है जबकि सूखी पत्तियों को जलाना आसान होता है, ऐसा क्यों। तो हरी पत्तियों का ज्वलन ताप सूखी पत्तियों के ज्वलन ताप से क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि उसको ज़्यादा देर तक जलाना पड़ेगा तब जलेगा क्यों नहीं, लेकिन ज़्यादा देर तक जलाना पड़ेगा। लेकिन क्या है,
कि जो सूखी पत्तियां है उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, इसलिए तुरंत उसमें आग पकड़ लेता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार यानी सुनार जो होता है वो ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं। तो सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि बाहरी क्षेत्र जो होता है नीले लौ के साथ जलता है और सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र यही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र कौन होता है, सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, जिसके कारण सोना और चांदी पिघल जाता है। ठीक है, आप इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं 10 नंबर का। उसके बाद आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, एक मिनट, हाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर कि एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्ण दहन किया गया। ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा का मान इतना किलो जूल था। कितना था 1,80,000 किलो जूल जो था सो ऊष्मा था। तो ईंधन का ऊष्मीय मान प्रकलित करिए। तो ईंधन का ऊष्मीय मान का मतलब हुआ कि 1 kg में ईंधन में कितना जो है सो, एक मिनट, हाँ 1 kg ईंधन में कितना ऊष्मा उत्पन्न हुआ उससे हम लोग उसका ऊष्मीय मान कहते हैं। 1 kg ईंधन जलाने से जितना ऊष्मा उत्पन्न हुआ है उसे कहते हैं ऊष्मीय मान, ईंधन का ऊष्मीय मान। ठीक है, 1 kg, यहाँ पर तो 4.5 kg जलाया गया था, तो 4.5 kg जलाने से अगर 1,80,000 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त हुआ है, ऊष्मा प्राप्त हुआ है, तो 1 kg जलाने से कितना होगा। तो आप मैथमेटिक्स में थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं कि 1 kg अब कम ही होगा, कम के लिए भाग, यानी 1,80,000 में आप 4.5 से भाग करिएगा तो इसका आंसर आएगा आपका 40,000 किलो जूल। ठीक है, तथा ईंधन का ऊष्मीय ऊर्जा जो होगा, ऊष्मीय मान जो होगा 40,000 किलो जूल के बराबर होगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना करें। तो इसका उत्तर लिखा गया है, दहन एक रासायनिक प्रक्रम है ना। दहन एक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें कोई पदार्थ, ऊपर वाला भी पार्ट लिखिएगा आप, कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें लोहा बहुत धीमी गति से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ऊष्मा वो भी देता है। इसलिए क्या कहा गया है, इसलिए जंग को धीमी गति से दहन प्रक्रिया कहा जा सकता है, यानी धीमी गति का दहन प्रक्रिया इस लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को भी कहा जा सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर किताब में से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़ता हूँ मैं, देखिए एक मिनट से, हाँ 13 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि आविदा और रमेश ने एक प्रयोग किया। ठीक है, आविदा और रमेश ने एक प्रयोग किया, एक मिनट, हाँ आविदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया। ठीक है, आविदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, मोमबत्ती ज्वाला के पीला भाग जिसमें ज़्यादा क्या है, गर्मी नहीं रहेगा। लेकिन रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा, हाँ यहाँ तो गर्मी रहेगा। अब किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि रमेश का पानी जो होगा कम समय में गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो उसने क्या किया है, सबसे बाहरी क्षेत्र में अपने बीकर को रखा है, क्योंकि सबसे बाहरी क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्म होता है और बीच वाला क्षेत्र ज़्यादा गर्म नहीं होता है। तो रमेश का जो पानी है सबसे पहले गर्म हो जाएगा। इस तरह आपका टोटल इस एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चन थे वो बन चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।